Hello everyone, welcome back to my channel. This is third part of chapter first, nature and purpose of business. और थर्ड पार्ट में आज हम स्टार्ट करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज़ के टॉपिक से, जिसमें कि बिजनेस एक्टिविटी इज़ डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शंस, है ना। फंक्शंस के बेसिस पे हमने बिजनेस एक्टिविटी को डिवाइड किया गया है। एंड द फर्स्ट वन इज़ इंडस्ट्री एंड सेकंड वन इज़ कॉमर्स। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं इंडस्ट्री से। उसमें हम समझते हैं इंडस्ट्री का मीनिंग क्या है। देखिए, कोई भी ऐसी प्लेस, कोई भी ऐसा प्लांट या मैन्युफैक्चरिंग यूनिट विच हेल्प्स अस इन कन्वर्टिंग द रॉ मटेरियल इनटू फिनिश प्रोडक्ट और सेमी फिनिश प्रोडक्ट। एक तो ये पॉइंट हो गया कि किसी भी इंडस्ट्री का पर्पस क्या होता है, कोई भी गुड प्रोड्यूस करना, है ना, मैन्युफैक्चर करना। दूसरा ये पॉइंट कहा गया है कि जो भी इंडस्ट्री है ये एक टर्म से रिलेट भी करती है। वो टर्म का मीनिंग क्या है, अ ग्रुप ऑफ सिमिलर टाइप ऑफ फर्म्स और द ग्रुप ऑफ द इंडस्ट्री विच प्रोड्यूस सिमिलर टाइप ऑफ गुड्स। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे क्लोथ मैन्युफैक्चरिंग है, जो जितनी भी यूनिट्स हैं, अगर वो सबकी सब क्लोथ मैन्युफैक्चरिंग है, सेम गुड्स प्रोड्यूस कर रही हैं क्लोथ, तो हम उसको क्या बोलते हैं, टेक्सटाइल इंडस्ट्री, है ना। या कोई भी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है जो सब सीमेंट प्रोड्यूस कर रही है, तो हम क्या बोलते हैं उसको, सीमेंट इंडस्ट्री। तो अगर एक ही जैसा प्रोड्यूस कर रहे हो आप, एक जैसी यूनिट्स हैं, तो उनका ग्रुप भी क्या कहलाता है, इंडस्ट्री। दूसरा, जो यूनिट्स गुड्स मैन्युफैक्चर कर रही हैं वो भी क्या कहलाती हैं, इंडस्ट्री। अब इसी के बेसिस पे 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है इंडस्ट्री को, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी। प्राइमरी बेसिकली इंक्लूड्स 2 टाइप ऑफ एक्टिविटीज़, एक्सट्रैक्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज और रीप्रोड्यूसिंग ऑफ लिविंग स्पीशीज़। तो 2 कैटेगरीज़ हैं आपकी प्राइमरी इंडस्ट्री में। सबसे पहली है एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री, मींस आप कोई भी नेचुरल रिसोर्सेज निकाल रहे हो, कहीं से एक्सट्रैक्ट कर रहे हो। जैसे फॉर एग्जांपल फिशिंग हो गया, आप सी में से, रिवर में से निकालते हो। कोई मिनरल्स हो गए, आप अर्थ में से निकालते हो। तो कुछ भी अगर आप एक्सट्रैक्ट कर रहे हो एज अ रॉ मटेरियल, तो वो होती है आपकी एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री। सेकेंड, जेनेटिक में आपने किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म, स्पीशीज़ को, एनिमल्स को पाल रहे, हम जिसको बोलते हैं ना कि कैटल आपका हो, कोई पोएट्री फार्मिंग हो आपकी, कोई नर्सरी प्लांट्स हो, ये इन सब का क्या कर रहे हैं, हम देखभाल कर रहे हैं, ब्रीडिंग कर रहे हैं इनकी। तो ये सारी चीज़ें किस में जाती हैं, आपकी जेनेटिक में, क्योंकि आप उनकी देखभाल कर रहे हो, रियरिंग कर रहे हो, ब्रीडिंग कर रहे हो और फिर उनको रीप्रोड्यूस कर रहे हो। अब कैटल फार्मिंग भी क्यों। सेकेंड कैटेगरी है हमारी सेकेंडरी इंडस्ट्री, मतलब जो गुड्स एक्सट्रैक्ट किए गए हैं प्राइमरी इंडस्ट्री में, उसको सेकेंडरी इंडस्ट्री एज अ रॉ मटेरियल यूज़ करता है और फिर फिनिश प्रोडक्ट प्रोड्यूस करता है। मतलब प्राइमरी इंडस्ट्री से हम लेते हैं रॉ मटेरियल और हम प्रोड्यूस करते हैं फिनिश गुड्स को सेकेंडरी इंडस्ट्री में। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने आयरन निकाला है अर्थ में से, है ना, कोयले की खदान में से आप कोयला निकालते हैं या लोहा निकालते हैं, तो उसको क्या हो जाता है, एक्सट्रैक्शन हो जाता है, वो प्राइमरी इंडस्ट्री हो जाती है। लेकिन जब आप उसी आयरन को स्टील में कन्वर्ट करते हैं, तो वो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट किस में जाएगी, सेकेंडरी में। ठीक है, तो सेकेंडरी इंडस्ट्री इज़ डिवाइडेड इन 2 पार्ट्स, मैन्युफैक्चरिंग और कंस्ट्रक्शन। तो मैन्युफैक्चरिंग क्या है कि जहाँ पे आप कन्वर्ट करते हैं रॉ मटेरियल को सेमी फिनिश या फिनिश में, वो इंडस्ट्री होती है आपकी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। और इसको हम फॉर्म यूटिलिटी में बोलते हैं। फॉर्म यूटिलिटी क्यों, क्योंकि वो कुछ फॉर्म कर रही है, कुछ बना रही है ना। जैसे लकड़ी से फर्नीचर बना रही है, आयरन से स्टील बना रही है, कॉटन से कपड़े बना रही है ना। तो ये सब किस में आ जाती हैं, आपकी मैन्युफैक्चरिंग में। लेकिन मैन्युफैक्चरिंग 2 टाइप्स के गुड प्रोड्यूस करती है, एक तो कंज्यूमर और दूसरा इंडस्ट्रियल। कंज्यूमर कौन से, जैसे जो हम डेली कंजम्पशन में यूज़ करते हैं, है ना, जैसे सोप हो गया, ऑयल, ब्रेड, बटर, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, कंज्यूमर गुड्स होती है। क्यों, क्योंकि ये कंज्यूमर डायरेक्टली यूज़ करता है और डेली बेसिस पे करता है। इंडस्ट्रियल गुड्स कौन से होते हैं, वो गुड्स जो किसी और गुड्स को प्रोड्यूस करने में हेल्प करें, जैसे मशीन्स, टूल्स, इक्विपमेंट्स, ये सब हेल्प करते हैं हमारी कुछ प्रोड्यूस करने के लिए। तो ये मशीन, टूल्स, इक्विपमेंट्स जो प्रोड्यूस करते हैं वो इंडस्ट्री ग्रुप्स कहलाते हैं। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री इज़ डिवाइडेड इनटू 4 टाइप्स। ये जो गुड्स के बेसिस पे था वो 2 टाइप था, कंज्यूमर और इंडस्ट्रियल। और टाइप के बेसिस पे आपका 4 है, जिसमें कि फर्स्ट है आपका एनालिटिकल।
एनालिटिकल मीन्स वो इंडस्ट्री विच ब्रेक द रॉ मटेरियल इनटू डिफरेंट पार्ट्स टू प्रोड्यूस फिनिश गुड्स। फॉर एग्जांपल ऑयल है, अब ऑयल को आप ब्रेक करते हो, ऑयल क्या हो गया, रॉ मटेरियल हो गया, लेकिन उस एक ही तेल से हम काफ़ी सारी चीज़ें बनाते हैं, जैसे पेट्रोल, डीज़ल, केरोसिन, है ना, या खाने का ऑयल बनाते हैं या गैस ऑयल बनाते हैं। तो ये क्या हो गई, एनालिटिकल, मतलब रॉ मटेरियल एक ही है लेकिन आप उससे फिनिश गुड्स बहुत सारे बना रहे हैं। सिंथेटिक सेकेंड टाइप में क्या होता है कि आप 2 से ज़्यादा मटेरियल को मिक्स करके एक नया प्रोडक्ट बनाते हैं, जैसे सोप हो गया, शैम्पू हो गया, है ना, कॉस्मेटिक हो गई, पेंट्स हो गए, इन सब में क्या। थर्ड टाइप ऑफ इंडस्ट्री है हमारी प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। इसमें रॉ मटेरियल, वी हैव टू प्रोसेस द रॉ मटेरियल इनटू वेरियस स्टेजेस टू प्रोड्यूस वन सिंगल फिनिश गुड्स। जैसे आयरन स्टील की बात करें तो लोहे को हमको कहीं काफ़ी सारी स्टेजेस से निकालना पड़ता है तब जाके वो स्टील बनता है ना। या शुगर केन की बात करें हम तो शुगर इंडस्ट्री ऐसे ही नहीं हो, शुगर ऐसे ही नहीं बन जाती, आपको शुगर केन को काफ़ी सारी स्टेजेस से निकालना पड़ता है। इसको जब एक ही रॉ मटेरियल अलग अलग स्टेजेस को क्रॉस करता है उसको हम बोलते हैं प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। द फोर्थ वन इज़ असेंबली। असेंबली मीन्स जब आप काफ़ी सारे फिनिश प्रोडक्ट्स को कंबाइन करके एक नया प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं, जैसे कंप्यूटर में आप कीबोर्ड, माउस, सीपीयू, ये अपने आप में फिनिश प्रोडक्ट्स हैं, लेकिन हमने क्या करा, इन सबको असेंबल कर लिया और फिर कंप्यूटर प्रोड्यूस करा, है ना। कार्स की बात करें तो कार्स में टायर हो गया, स्टीयरिंग हो गया, मिरर हो गया, ये सब अपने आप में फिनिश प्रोडक्ट्स हैं, लेकिन जब हम इन सब ने फिनिश प्रोडक्ट्स को कंबाइन किया तो एक नया प्रोडक्ट बन गया कार, ठीक है। सेकेंड है आपका कंस्ट्रक्शन मीन्स सिंपल है, द इंडस्ट्री विच इज़ कंसर्न विद द कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग्स, डैम्स, रोड्स एक्सेट्रा, जिसमें सीमेंट, आयरन और ये सब यूज़ होता है, ठीक है। और ये इंडस्ट्री का बस एक ही पॉइंट रहता है कि जो इनका प्रोडक्ट रहता है वो हम एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट नहीं कर सकते। समझने की बात है, हम रोड्स या डैम्स या ब्रिजेस को शिफ्ट थोड़ी ना कर सकते हैं, वो एक बार फिक्स हो गई वहाँ पे जहाँ बनती हैं वहाँ कंस्ट्रक्शन हो जाता है, ठीक है। द लास्ट वन इज़ टर्शरी इंडस्ट्री। टर्शरी इंडस्ट्री बेसिकली वो इंडस्ट्री जो सर्विसेज प्रोवाइड करती है टू फैसिलिटेट द बिजनेस टू रन इन अ स्मूथ फंक्शनिंग वे, है ना। जो प्राइमरी और सेकेंडरी इंडस्ट्री को सपोर्टिव सर्विस प्रोवाइड करे टू रन द एक्टिविटी इन स्मूथ वे, वो होती है तुम्हारी टर्शरी इंडस्ट्री। फॉर एग्ज़ाम्पल ट्रांसपोर्टेशन, बैंकिंग, इंश्योरेंस, वेयर हाउसिंग, ये सारी सर्विसेज हैं जो हमको हेल्प करती हैं टू रन अवर बिजनेस। तो यहाँ पे आके हमारा टॉपिक ख़त्म होता है, क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटी ऑन द बेसिस ऑफ इंडस्ट्री। इसके बाद दिया हुआ है कॉमर्स के बेसिस पे। कॉमर्स क्या होता है, कॉमर्स मीन्स ऑल दोज एक्टिविटीज़ विच डायरेक्टली और इनडायरेक्टली पुट इम्पैक्ट इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स, है ना। सिर्फ और सिर्फ हमको प्रॉफिट अर्न करना कॉमर्स नहीं होता है, आप कंज्यूमर तक अपना अल्टीमेट गुड्स पहुंचा रहे हो और वो गुड्स पहुंचाने तक आपने जितनी भी एक्टिविटीज़ परफॉर्म करी हैं वो होती हैं आपकी कॉमर्स। प्रोडक्शन से लेकर आफ्टर सेल सर्विस तक की एक्टिविटी सब कुछ आती हैं आपकी कॉमर्स में। अब इसी में ही कॉमर्स को आप डिवाइड किया है 2 कैटेगरी में, ट्रेड एंड ऑक्सिलरीज टू ट्रेड में, ठीक है। तो उसके पहले हम बात कर लेते हैं फंक्शंस ऑफ कॉमर्स की। तो फंक्शंस ऑफ कॉमर्स जस्ट लाइक आर रिलेटेड विद द ट्रांसपोर्ट एंड बैंकिंग एंड वेयर हाउसिंग। ट्रेड की बात करते हैं हम, तो ट्रेड इज़ डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। सिंपल से लैंग्वेज में कहें तो ट्रेड को हम बोलते हैं रिफर्स टू बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, और ट्रेडर इज़ अ लिंक बिटवीन मैन्युफैक्चरर एंड द कस्टमर एंड इट इज़ डिवाइडेड इन 2 पार्ट्स, इंटरनल एंड एक्सटर्नल ट्रेड। ये हम 9th-10th क्लास में भी बहुत बार पढ़ चुके हैं। इंटरनल ट्रेड मीन्स द बिजनेसेस विच टर्न विद इन द जोग्राफिकल बाउंड्री ऑफ अ कंट्री, या होम ट्रेड जिसको हम बोलते हैं, और वो डिवाइड किया गया है 2 कैटेगरीज़ में, होलसेल और रिटेल। जब आप बल्क क्वांटिटी में खरीदते हैं एक ही जैसा प्रोडक्ट तो उसको हम बोलते हैं होलसेल बिजनेस, और जब आप वही स्मॉल क्वांटिटी में बेचते हैं जैसे जैसे छोटे शॉपकीपर्स बेचते हैं उसको हम बोलते हैं रिटेलिंग। एक्सटर्नल में 3 पॉइंट्स हैं आपके। एक्सटर्नल मीन्स क्या होता है, इफ़ यू आर सेलिंग द गुड्स एंड सर्विसेज बियॉन्ड द जोग्राफिकल बाउंड्री तो उसको हम बोलते हैं एक्सटर्नल ट्रेड।
विद इन मोर देन 2 कंट्रीज व्हेन दे आर इन्वॉल्व, तो वो एक्सटर्नल ट्रेड हो जाता है। अब नेक्स्ट टॉपिक इज़ ऑक्सिलरीज टू ट्रेड, है ना। तो ट्रेड तो हमें समझ में आ गया, दैट इज स्मूथ फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। लेकिन ये स्मूथ फ्लो करने के लिए जो एक्टिविटीज़ हमारी हेल्प करती हैं उसको हम बोलते हैं ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। तो वो एक्टिविटीज़ विच प्रोवाइड सर्विसेज टू आवर बिजनेस। तो ये सारी चीज़ें एक ही हैं, अलग अलग टर्म्स में दी गई हैं। सर्विस सेक्टर हो, टर्शरी इंडस्ट्री हो, एड्स हो, ऑक्सिलरीज टू ट्रेड हो, ये सारी चीज़ें एक ही पॉइंट कहती हैं कि वो एक्टिविटीज़ विच प्रोवाइड स्मूथ फंक्शनिंग टू द बिजनेस दैट कम्स इन द कैटेगरी ऑफ कॉमर्स। और कॉमर्स में भी कहाँ आती है? ऑक्सिलरीज टू ट्रेड, ठीक है। और कहीं ना कहीं ये सारी एक्टिविटीज़ कुछ ना कुछ हिंड्रेंस या प्रॉब्लम्स रिमूव करने में हेल्प करती हैं। तो 5 ऑक्सिलरीज टू ट्रेड आपके इसमें दिए हुई हैं: ट्रांसपोर्टेशन, बैंकिंग, इंश्योरेंस, वेयर हाउसिंग एंड द लास्ट वन इज़ एडवर्टाइजिंग। और यही 5 पॉइंट आपके टर्शरी सेक्टर में भी दिए हुए हैं और यही 5 पॉइंट आपकी सर्विस सेक्टर में भी दिए हुए हैं। तो सर्विस सेक्टर, टर्शरी इंडस्ट्रीज़ और एड्स और ऑक्सिलरीज टू ट्रेड, इन सब में यही 5 पॉइंट है: ट्रांसपोर्टेशन, बैंकिंग, इंश्योरेंस, वेयर हाउसिंग एंड एडवर्टाइजिंग। और यही पाँचों हेल्प करती हैं कमर्शलाइजेशन में, कॉमर्स में और उसकी प्रॉब्लम्स रिमूव करने में। कैसे हम समझ लेते हैं। ट्रांसपोर्टेशन की बात करें, हमें पता है कि गुड्स प्रोड्यूस एक जगह होता है लेकिन उसकी डिमांड दूसरी जगह होती है। तो एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने में कौन हेल्प करता है? हमारा ट्रांसपोर्टेशन। इसलिए ट्रांसपोर्टेशन कॉमर्स की कौन सी प्रॉब्लम को सॉल्व करता है? प्लेस की प्रॉब्लम को, है ना। क्यों? क्योंकि सपोज़ करो अगर आसाम में गुड्स प्रोड्यूस हो रहा है, टी मैन्युफैक्चर हो रही है ना, लेकिन वो चाय की पत्ती हमको भेजनी तो पूरी इंडिया में है, तो वो किसके थ्रू हम भेजेंगे? ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू। तो ट्रांसपोर्टेशन ऐसी एक्टिविटी है, ऐसी ऑक्सिलरीज टू ट्रेड है जो कॉमर्स की कौन सी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रही है? हिंड्रेंस ऑफ प्लेस को। सेकेंड है हमारा ऑक्सिलरीज टू ट्रेड में बैंकिंग एंड फाइनेंस। बैंक हमें समझ में आती है, नाम से हमें पता है, जो हमें क्रेडिट फैसिलिटी प्रोवाइड करे, कैश दे, लोन दे, है ना। जो अलग अलग डिपॉजिट्स हमारे कैश चेक के थ्रू करे, ड्राफ्ट के थ्रू करे, ये सारी जो एक्टिविटीज़ होती हैं बैंक में होती हैं। कोई भी बिज़नेस इज़ नॉट पॉसिबल टू रन द बिज़नेस इन द एब्सेंस ऑफ बैंक। तो बैंक हमारी कौन सी प्रॉब्लम को रिमूव करता है? मनी एक्सचेंज की, है ना। बैंक हो गई हमारी एक ऑक्सिलरीज टू ट्रेड और वो हेल्प करती है हमें इन रिमूविंग द हिंड्रेंस ऑफ मनी एक्सचेंज। एक्सचेंज की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे। आप पॉसिबल ही नहीं है किसी भी बिज़नेस के लिए, अगर आप एक्सपोर्ट भी कर रहे हो तो भी आपको फॉरेन करेंसी चाहिए। फॉरेन करेंसी कहाँ से आएगी? बैंक के थ्रू आएगी, है ना। तो कोई भी बैंक हेल्प करती है हमें मनी एक्सचेंज का प्रॉब्लम रिमूव करने के लिए। थर्ड है आपका इंश्योरेंस। इंश्योरेंस हमें पता है कुछ भी फायर लग जाए, लॉस हो जाए, चोरी हो जाए, इन सब की जो रिस्क रहती है उसको फेस करने के लिए, रिस्क कम करने के लिए हमें कौन हेल्प करता है? इंश्योरेंस हेल्प करती है ना। तो इंश्योरेंस कौन सा प्रॉब्लम रिमूव कर रही है? हिंड्रेंस ऑफ रिस्क। एक बिजनेसमैन अकेला रिस्क लेता है, लेकिन अगर वो इंश्योरेंस कंपनी से पॉलिसी ले लेता है तो उसकी रिस्क बढ़ जाती है ना। तो अगर रास्ते में डैमेज हो गया गुड्स का तो कौन कंपनसेट करेगा? इंश्योरेंस कंपनी। तो इंश्योरेंस हेल्प्स इन रिमूविंग द हिंड्रेंस ऑफ रिस्क। थर्ड ऑक्सिलरीज टू ट्रेड है आपका वेयर हाउसिंग। वेयर हाउसिंग मतलब कई बार ऐसा होता है कि गुड्स हमने जब प्रोड्यूस करा तो इमीडिएटली कंज्यूम नहीं होता है, उसको हमको स्टोर करके रखना पड़ता है। आप गुड्स प्रोड्यूस करते हैं जनवरी में, जैसे कूलर का एग्जांपल ले लें, लेकिन उसकी डिमांड तो आएगी अप्रैल में, समर सीज़न में। तो ये 3-4 महीने गुड्स को कहाँ रखेंगे? वेयर हाउस में रखेंगे, है ना। तो वेयर हाउस की बात करें हम तो वेयर हाउस मतलब प्लेस वेयर वी कैन स्टोर अवर गुड्स। और ये कौन सी प्रॉब्लम रिमूव करता है? हिंड्रेंस ऑफ टाइम की। क्यों टाइम की कर रहा है? क्योंकि गुड्स प्रोड्यूस एक टाइम पे हो रहा है लेकिन कंज्यूम दूसरे टाइम पे हो रहा है। तो हिंड्रेंस ऑफ टाइम की प्रॉब्लम रिमूव होती है आपकी वेयर हाउसिंग से। लास्ट है आपका एडवर्टाइजिंग। एडवर्टाइजिंग मतलब लोगों को बताना, कम्युनिकेट करना। नहीं तो आपने कोई गुड प्रोड्यूस कर लिया और आपको पता ही नहीं है लोगों को कि कुछ नया लॉन्च भी हुआ है मार्केट में। तो एडवर्टाइजिंग के थ्रू यू आर एबल टू रिमूव द हिंड्रेंस ऑफ नॉलेज।
नॉलेज कैसे मिलेगा लोगों को? एडवर्टाइजमेंट के थ्रू। अब जितना आपका बजट है उसके अकॉर्डिंग आप एडवर्टाइजमेंट करेंगे, या तो टीवी में ऐड शो देंगे या तो न्यूज़पेपर में ऐड देंगे, लेकिन कैसे भी लोगों को पता तो चलेगा, नॉलेज में तो आएगी चीज़। तो हिंड्रेंस ऑफ नॉलेज किससे रिमूव होता है? लास्ट टॉपिक ऑफ फर्स्ट चैप्टर, दैट इज़ बिजनेस रिस्क। रिस्क क्या होता है? प्रोबेबिलिटी ऑफ लॉस। जब हमको लगता है कि प्रॉफिट नहीं होगा किसी भी कारण से, अनसर्टेनिटी से, या कोई भी ऐसा अनएक्सपेक्टेड इवेंट आ जाएगा जो हमारे कंट्रोल में नहीं होगा, वो उसको हम रिस्क बोलते हैं, है ना। तो हर बिजनेसमैन को रिस्क तो फेस करनी ही पड़ती है। कभी कॉम्पिटिटर आ जाता है, कभी डिमांड कम हो जाती है, कभी डिमांड टेस्ट बदल जाता है लोगों का। तो कोई भी ऐसा रीज़न जिसके कारण लॉस के चांसेस हों, अनसर्टेनिटी हो, उसको हम रिस्क बोलते हैं। नेचर क्या होता है रिस्क का हमारा? इट अराइजेज ड्यू टू अनसर्टेनिटी। सही बात है, अचानक से ही हमारे सामने आ जाती है। बिकॉज इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर एनी पर्सन टू नो अबाउट द फ्यूचर इन एग्जैक्ट फॉर्म। हम थोड़ा बहुत अंदाज़ा लगा सकते हैं, लेकिन एग्जैक्टली थोड़ा ना बता सकते कि फ्यूचर में क्या हो सकता है। तो इसलिए ये किससे होती है? आपकी अनसर्टेनिटी से। एंड सेकेंड, इट इज़ एन एसेंशियल पार्ट ऑफ द एवरी बिजनेस। कोई भी बिजनेस आप कितनी भी प्लानिंग कर लीजिए, कितने भी फाइनेंशियली स्ट्रांग हो जाइए, लेकिन फिर भी रिस्क तो रहेगा ही सही। थर्ड है, रिस्क डिपेंड ऑन द नेचर एंड साइज़ ऑफ द बिज़नेस। अगर आपका बिज़नेस बहुत बड़ा है, लार्ज साइज़ है, तो रिस्क भी ज़्यादा रहेगी। अगर यू आर हैविंग स्मॉल साइज़ ऑफ बिज़नेस तो फिर रिस्क भी कम रहेगी। ठीक है। प्रॉफिट इज़ द रिवार्ड फॉर बियरिंग द रिस्क। हमने ये पढ़ा था कि बिजनेसमैन सारे रिस्क लेता है और उसका रिटर्न क्या मिलता है उसको? प्रॉफिट। तो नो रिस्क नो गेन, मोर रिस्क मोर गेन, ये एक बहुत फेमस लाइन है विच मोटिवेट अ बिजनेसमैन टू अर्न मोर मनी। कॉजेज़ की बात करें, नेचुरल कॉज और ह्यूमन कॉज। नेचुरल कॉज मीन्स विच इज़ बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ द ह्यूमन बीइंग। जैसे नेचुरल कैलेमिटीज़ हो गई, अर्थक्वेक हो गया, फ्लड हो गया, ये सारी चीज़ें इफ़ेक्ट डालती हैं बिजनेस पे। बहुत हैवी लॉस होता है, लेकिन ये बिजनेसमैन के कंट्रोल में नहीं होता है, इसलिए नेचुरल कॉज है। ह्यूमन कॉज, जो भी नुकसान आपको ह्यूमन बीइंग्स के कारण होता है, जैसे स्ट्राइक पे चले गए, कोई चोरी कर गया, किसी ने फ्रॉड कर दिया, किसी ने मशीन गलत वे में यूज़ कर ली, तो जो नुकसान लोगों के कारण होता है वो होता है ह्यूमन कॉज। थर्ड वन इज़ इकोनॉमिक। कोई भी पॉलिसी में चेंज आ गया, गवर्नमेंट की तरफ से चेंज आ गया, इन्फ्लेशन रेट बढ़ गया, कम हो गया, फ्लक्चुएट हो गया मार्केट में, है ना, जिसके कारण हमको मॉनेटरी टर्म्स में नुकसान हो गया, वो होता है आपका इकोनॉमिक कॉस्ट। ठीक है। लास्ट है आपका फिज़िकल कॉस्ट। फिज़िकल कॉस्ट मीन्स ऐसा कॉस्ट जो आपके इक्विपमेंट्स पे, फिक्स्ड असेट को डैमेज करता हो। जैसे मशीन्स आपकी डैमेज हो गई, आउटडेटेड हो गई, पुरानी टेक्नोलॉजी आप यूज़ कर रहे हो, है ना। कोई भी रास्ते में आप ट्रांसपोर्टेशन करा रहे थे, एक्सीडेंट हो गया, ट्रक डैमेज हो गया। लास्ट है आपका फिज़िकल कॉस्ट। फिज़िकल कॉस्ट मीन्स ऐसा कॉस्ट जो आपके इक्विपमेंट्स पे, फिक्स्ड असेट को डैमेज करता हो। जैसे मशीन्स आपकी डैमेज हो गई, आउटडेटेड हो गई, पुरानी टेक्नोलॉजी आप यूज़ कर रहे हो, है ना। कोई भी रास्ते में आप ट्रांसपोर्टेशन करा रहे थे, एक्सीडेंट हो गया, ट्रक डैमेज हो गया आपका, तो असेट जब वेस्ट हो जाती है उसको हम बोलते हैं फिज़िकल लॉस। तो यहाँ पे आके हमारा चैप्टर फर्स्ट ख़त्म होता है। आई होप दैट यू हैड अंडरस्टैंड द चैप्टर इन अ ईजी एंड सिंपल वे। इफ़ यू लाइक दैट तो प्लीज़ शेयर द वीडियो। थैंक यू।